दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत मुगलों के आने से पहले हर एक क्षेत्र में आगे था। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था, बल्कि भारत मसालों के निर्यात में आगे था। यहाँ इतना सोना था ना दोस्तों कि भारत से हर साल करीब 2 टन से ज्यादा सोने का निर्यात किया जाता था। और धीरे धीरे समय ने करवट ली, देश में मुगलों का आगमन हुआ और जो सब खुले तौर पर किया जा रहा था, अब वो मुगलों ने नियंत्रित कर दिया। गोल्ड के निर्यात पर मुगलों ने बहुत कर लगा दिया, जिसकी वजह से गोल्ड की स्मगलिंग ही शुरू हुई, लेकिन उस पर टैक्स बहुत ज्यादा था, जिससे वो महंगा बिकता था, जिस कारण ही इन्होंने इसकी स्मगलिंग शुरू कर दी। गोल्ड की स्मगलिंग करने वालों में कुछ गैंगस्टर भी शामिल थे, जिसमें हाजी मस्तान का नाम शामिल था। इसकी शुरुआत साल 1960 में हुई, जब देश में गुजरात और महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ। मुंबई में सोने की तस्करी करने वालों में हाजी मस्तान का नाम सबसे बड़ा था। लेकिन हाजी मस्तान सबसे बड़ा तस्कर तब बना जब उसने बखिया बंधुओं को साथ लिया। हाजी मस्तान ने बखिया भाइयों के सहारे ही तस्करी की दुनिया के हर दांव पेच सीखे थे। दोस्तों, 80 के दशक तक मुंबई में हाजी मस्तान ही तस्करी का बादशाह था। उसे लोग तस्करी किंग कहते थे। लेकिन पुराने समय यानी 60s के दशक में जब हाजी मस्तान तस्करी के काम में नया था, तो अरब और यमन से आने वाले सोने की तस्करी सुकूर नारायण और राज नारायण बखिया ही करते थे। ये बखिया बंधु सोने की तस्करी को गुजरात के बॉर्डर में अंजाम देते थे। दरअसल सुकूर नारायण और राज नारायण बखिया गुजरात के एक गांव के रहने वाले थे। ये कभी भी सोने की तस्करी में रंगे हाथों नहीं पकड़े गए। कई बार उनके खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए, लेकिन हर बार उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। जहां 60 के दशक में हाजी मस्तान पनप रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बखिया बंधु गुजरात, गोवा, दमन और दीव के बेताज बादशाह थे। बखिया बंधुओं की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दोस्तों, फिर कुछ समय बाद 1960 में हाजी मस्तान ने बखिया के साथ काम शुरू किया और अपने भरोसे को मजबूत कर दिया। बखिया बंधुओं के साथ काम करते करते हाजी मस्तान ने वो सब गुर सीख लिए जो तस्करी की प्राथमिकता थे। साथ ही मस्तान ने बखिया बंधुओं के साथ काम करने के दौरान अपने नेटवर्क को और बड़ा कर लिया। जब राज नारायण की मौत हो गई और सुकुमार नारायण अकेला था, तो हाजी मस्तान उसके साथ खड़ा रहा। दोस्तों, 70 का दशक आते आते हाजी मस्तान ने करीम लाला वर्दा के साथ काम करना शुरू किया। उधर सुकुमार नारायण अकेला था। पुलिस ने उसके खिलाफ मीसा एक्ट और कोफी पोशा यानी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम यानी COFE-POSA के तहत केस दर्ज करने शुरू किए, लेकिन हर बार वो बचता गया। दोस्तों, कई मामले तो ऐसे थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन सुकुमार नारायण के खिलाफ सबूत जुटाना पुलिस के लिए मुश्किल होता था। दोस्तों, सन 1975 में जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई, उस दौरान पुलिस का सिरदर्द बने सुकुमार नारायण को देश छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उसे कई सालों की मशक्कत के बाद सन 1982 की मई में अन्य मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 24 मई 1982 में हड़कंप तब मच गया जब गोवा की एक जेल में बंद सुकुमार नारायण जेल की चारदीवारी को लांघकर फरार हो गया। हालांकि 70 से 80 के दशक के बीच जहां एक तरफ हाजी मस्तान बड़ा नाम था, तो वहीं सुकुमार नारायण भी तस्करी के धंधे का गुरु था। हाजी मस्तान ने बखिया बंधुओं के साथ काम कर तस्करी की दुनिया में अपराध गाथा लिखी थी। इसलिए जब भी हाजी मस्तान का नाम आता है, तो बखिया बंधुओं की बात बरबस ही निकल आती है। जैसे स्मगलिंग की बात आती है, तो KGF के रॉकी भाई की बात निकल आती है। KGF जिसने स्मगलिंग के जाल को दुनिया के सामने रखा, जो चैप्टर दर चैप्टर रिलीज हुआ ही जा रहा है। क्या वो हाजी मस्तान जैसे गैंगस्टर की गाथा दुनिया को बताना चाहती है? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और जाते जाते इस वाले वीडियो को आपको कर देना है लाइक और शेयर, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, मुझे पता है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।